गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिकल वेदरिंग टॉपिक जो है 11th क्लास को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भौतिक अपक्ष है वो क्या है। फिजिकल यानी कि वेदरिंग जो है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस। यानी कि जो भी भौतिक या यांत्रिक जो अपक्ष है आपका, वो कुछ अनुप्रस्थ बलों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी फोर्स है उन पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फोर्स दे रखी है ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज ओवरबर्डन प्रेशर, लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स है, यानी कि जो आपका फिजिकल वेदरिंग है, भौतिक अपक्ष है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस पर डिपेंड करता है। जो अत्यधिक दबाव और अनुप्रस्थ जो बल है या लोड है उसके आधार पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो भी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उस बल पर डिपेंड करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ा हुआ है। ओवरबर्डन का मतलब यही उसके ऊपर कितना और प्रेशर है। मान लो कोई भी रॉक्स मटेरियल है तो फिजिकल वेदरिंग यानी कि जो भी भौतिक अपक्ष है, जैसे चट्टानें टूटेंगी, वो चट्टानें यहाँ पे जो इस पर प्रेशर पड़ रहा है तो उस प्रेशर पे दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज ओवरबर्डन प्रेशर पे, वो किस प्रकार का ओवरबर्डन है या फिर लोड कितना है, या फिर हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, उसमें खिंचाव कितना है, स्ट्रेस कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, या फिर इसमें टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड हो सकता है। अभी तापमान में जो बदलाव होता है उसके कारण भी, या फिर इसके साथ हम कह सकते हैं जो भी एनिमल एक्टिविटीज़ होती हैं, एनिमल्स के से रिलेटेड यानी कि पशुओं से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनमें तापमान में अंतर हो, या पशुओं की क्रियाओं के कारण जो उत्पन्न विस्तार है उसके कारण भी हो सकता है। ये भी फिजिकल है। एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज में जिस तरह से तापमान बदला, फिजिकल वेदरिंग की बात है कि जो ही टेम्परेचर चेंज हुआ, कभी हाई टेम्परेचर हुआ, कभी लो हुआ, कभी हाई हुआ, इस तरह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण जो चट्टानें टूटती हैं, क्रैक्स उनके अंदर आते हैं, वो कहलाएगा फिजिकल वेदरिंग। वो भी दे रखा है एक्सपेंशन फोर्स यानी कि विस्तारण, जो सीधी सी बात है विस्तारण किन कारणों से हुआ है वो। तीसरा पॉइंट दे रखा वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाई वेंटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। जो नम क्षेत्र होता है ना, नमी वाला क्षेत्र हो या ड्राई हो, कभी बार बार करें कि जो भी वाटर वेपर से रिलेटेड बात है, शुष्क और आर्द्र चक्रों की बात करें। शुष्क और आर्द्र, आर्द्र माने नमी वाला जो वेट है, वेटिंग जो क्षेत्र है, ड्राइंग शुष्क जो क्षेत्र है, चक्कर जो है साइकिल या नियंत्रण जल का जो दबाव है वो उसके ऊपर फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस हो सकता है कि बार बार जो प्रेशर है। तो अब ये प्रेशर भी इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो जोन या भाई नमी जोन वाला है या ड्राई वाला है, शुष्क क्षेत्र है, उस पर किस तरह से जो वाटर कंट्रोल है यानी कि जो भी जल का जो प्रभाव है, प्रेशर है, वो किस तरह से इस पर डिपेंड करता है कि इसका दबाव कितनी मात्रा में वो दबाव देगा और कैसे वो करेगा। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब सीधी सी बात है कि भौतिक अपक्षय किस तरह से होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो केमिकल प्रोसेस वगैरह थे भी, किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, डिफरेंट मिनरल्स के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो वो केमिकल था। अब दे रखा फिजिकल यानी कि जो भी भौतिक अपक्षय हैं, यानी कि जो आपकी फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड जो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, भौतिक प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक भाई जो हम बात करें टेम्परेचर में चेंजमेंट किस तरह से आता है, प्रेशर उसके ऊपर कितना पड़ा, किस तरह से प्रेशर हुआ, ठीक है, या फिर लघु यानी कि जो चट्टानें जो रॉक्स हैं, यानी कि अपक्षय हम बार बार वेदरिंग कर रहे हैं। वेदरिंग का मतलब सीधी सी बात है जो चट्टानें टूटती हैं वो टूटने का क्या कारण हो सकता है। तो ये फिजिकल प्रोसेस के कारण जो चीज़ें टूटती। अगला दे रखा है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड वेदरिंग, यानी कि जो भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ जो वेदरिंग प्रोसेस वो कैसे, जैविक जो कार्य होते हैं वो किस तरह से अपक्षय जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो कैसे, उसको हम कह सकते हैं उसको कैसे प्रभावित करता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और रिमूव और मिनरल्स एंड आयन्स फ्रॉम द वेदरिंग environment and physical change due to growth और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन पर किस तरह से जैविक का पक्ष जो है, यानी कि जीव जंतुओं से रिलेटेड जो पक्ष है, बायो जो है, वो जीवों की वृद्धि और संचलन से उत्पन्न
जो भी आपके अपक्षय वातावरण भौतिक परिवर्तन की खनिज की बात कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो वेदरिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे इसमें कई एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं भाई, बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब सीधी सी बात, किस किस तरह की एक्टिविटी, कोई भी एनिमल्स हैं वो कैसे एक्टिविटी करता है, किस तरह से वो भाई भाई अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, अपना जो हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इसमें इन्वॉल्व मानी जाती हैं। जो भी मानवीय क्रियाएं हैं उसके कारण अपर्दन होता है। जैसे हम बात करें भाई, केचुए हैं, दीमक है, चूहे, जीव जंतु लगातार अपने होल्स वगैरह बनाते रहते हैं, रहने के लिए जो स्थान बनाते रहते हैं। तो क्रैक्स भाई लगातार कोई भी माउंटेन एरिया है या चट्टानी है या रॉक्स पार्टिकल है उनको बार बार छोटे छोटे क्रैक्स के रूप में करते हैं, यानी कि ये अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे हम जनरल रूप में बात करें, इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, माइनिंग सेक्टर की बात करें, मान लो हम खनन क्रिया कर रहे हैं कहीं पर भी, खादानों से खनिज वगैरह निकाल रहे हैं, या फिर जो भी है माइनिंग एक्टिविटी जितने भी हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई सामान निकाल रहे, तो लगातार हम उसको धीरे 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 हम ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो उसके अंदर क्रैक्स पड़ेगा, एक बहुत बड़ा जो शिलाखंड है, चट्टानी, रॉक्स पार्टिकल है, वो उसमें टूट के गिर सकता है। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल का मतलब सीधी सी बात है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो अपनी क्रियाएं करते हैं, अपने रहने का स्थान बनाते हैं, या फिर मनुष्य जिस जिस तरह से अपनी क्रियाएं करते हैं, उन सभी को हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या वेदरिंग कहते हैं। कि मानव या फिर जीव जंतु किस तरह से अपक्षय को प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है। ठीक है, तो 3 तरह के जो वेदरिंग प्रोसेस था, केमिकल, केमिस्ट्री प्रोसेस के, फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उनके कारण, और बायोलॉजिकल जो ह्यूमन या एनिमल से रिलेटेड जो एक्टिविटी उनके कारण। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। जो अपक्षय प्रक्रिया है उसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसका लाभ क्या है, क्या लाभ है, उस सिग्निफिकेंस उसका क्या है। वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वी फॉर फॉर्मेशन। अब सीधी सी बात है, जो वेदरिंग प्रोसेस है, जो आपकी अपक्षय प्रक्रिया है, अपक्षय प्रक्रिया का मतलब सीधी सी बात है सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, न केवल उनके, और भाई उनको किस तरह से जो रॉक्स पार्टिकल है छोटे छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ करके तैयार करना, या फिर मृदा के निर्माण में उसको सहायक करना, ठीक है, प्रिपेयर करना, किस तरह से करना, प्रिपेयरिंग द वे ऑफ फॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार की जो भी जो बनावट है भाई, जैसे किस तरह मिट्टी का निर्माण होगा, ऑफ नॉट ओनली द रिग्रोथ एंड सॉइल बट आल्सो इरेजन एंड मास मूवमेंट। कह रहा है कि केवल उनको बनाती नहीं है लेकिन उसको इरेजन भी करता है, उसको इरोजन का मतलब उसका अपर्दन भी करता है, कटाव भी करता है, मास मूवमेंट यानी कि जो वृक्ष संचलन है, बायोम्स है, बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल। अब ये कह रहा है कि ये जो आपकी जीव जंतुओं से रिलेटेड जो भी आपकी बात बता रहे हैं कि हम जैव मात्राएं या जैव विविधताओं के वनों से संबंधित वन अपक्षय प्रवाह के कारण गहराई पर निर्भर करता है। किस तरह से, जो सिग्निफिकेंस का मतलब कि जो वेदरिंग प्रोसेस होता है, जो बायोलॉजिकल वे से या फिजिकल वे से या केमिकल वे से जो चट्टानें टूट रही थी उसमें खुद से ही जो स्ट्रेस आ रहा था, उनके कोई बेनिफिट्स भी हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर ये चट्टानें टूटेंगी नहीं तो अलग अलग जो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की रॉक्स जो बनती हैं, जो चट्टानें जो हैं, उनके से ही अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है, छोटे छोटे पार्टिकल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण ही जैसे अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स हम कह रहे हैं ना, जो खनिज की बात कर रहे हैं, मेटल से रिलेटेड जो मिनरल्स हो सकते हैं वो किस तरह से मूल्यवान जो भी, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, कॉपर वगैरह, ठीक है, मेटल जो भी है वो अगर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, टूटेंगे नहीं, वेदरिंग प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी किसी काम के नहीं। बहुत बड़े रॉक्स पार्टिकल या हम कह सकते हैं हिल या माउंटेन जोन में वो चीज़ें हैं, वेदरिंग से ही वो हमारे पास आती हैं। फिर इसमें एक, इसी के आगे एक टॉपिक दे रखा है, व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग सम। फिर दे रखा है आगे, जैसे इसमें व्हेन रॉक्स undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater and thereby the concentration of remaining materials increases। कह रहे कि जब सेलों का अपक्षय होता है, जब भी चट्टानों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर की बात करें उसके द्वारा, रासायनिक तथा भौतिक निःसंद के माध्यम से, जो भी रासायनिक और भौतिक जो फिजिकल वो चीज़ें होती है उसके कारण स्थानांतरित हो जाते हैं। भाई वहाँ से वो चीज़ें कट करके दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर जाते हैं।
ठीक है, तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है, वो जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर रह कुछ चीज़ें चलेंगी। विदाउट सच ऑफ वेदरिंग टेकिंग प्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम valuable material may not be sufficient and economically valuable of exploit process and refine. This is called enrichment. कह रहा है कि इसमें से जब कह रहा है कि कुछ या विशेष प्रकार के जो अपक्षय के बिना कुछ मूल्यवान पदार्थ है संकेंद्रण अपर्याप्त हो जाता है या आर्थिक दृष्टि से उसका दोहन नहीं हो पाता, यानी कि उसमें यूज में नहीं हो पाता, तो कह रहा है कि इसी प्रकार के दोहन प्रक्रिया हो या शोधन के व्यवहार से, दोहन का मतलब जो इसका यूज वाला जो प्रोसेस है, वैल्यूबल जो चीज मटेरियल की बात करें ना, सफिशिएंट या इकोनॉमिकल वैल्यूबल, उसकी किस तरह से आर्थिक उसका शोध कैसे हो या शोधन के व्यवहार में कैसे तरह से हो, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं समृद्धिकरण। यानी कि समृद्धिकरण मतलब इनरिचमेंट। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इनरिचमेंट मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस, ये सारे वेदरिंग प्रोसेस से ही होने वाला सब पार्ट है कि जो ही अपक्षय होता है, जो ही चट्टानें कट रही हैं, स्वयं से टूट रही हैं, टूट के अलग अलग पार्टिकल में जा रही हैं, कभी मिट्टियों का निर्माण कर रही हैं, कभी बहुमूल्य जो हमारे पास मटेरियल है, मेटल्स है, मिनरल्स हैं, वो हमारे पास पहुंचा रही हैं, तो ये सारा इसका सिग्निफिकेंस कहलाएगा वेदरिंग का। यानी कि जो अपक्षय है उसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो यही है कि वो हमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है, इसी के कारण जो भी नई और जो चेंजमेंट है वो इसी कारण होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो भी जो खनिज है या जो धातु हैं या अलग अलग प्रकार की जो भी डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं वो हम इसी के माध्यम से यूज कर पाते हैं, नहीं तो वो ज़मीन में या किसी भी तरह से वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर वो जमा है, डिपॉजिट है। जब उनको अच्छी तरह से जो प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होता है तब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका बेटा वेदरिंग प्रोसेस, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। इसी के बाद दूसरा जो इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब है जो भी आपका वृत्त संचलन कि जो आपके मटेरियल कटे, जो आपके रॉक्स पार्टिकल, जैसे यहाँ से जो चट्टानें हैं वो टूटी हैं तो अब यहाँ से ये ट्रांसफर होंगी, वो ट्रांसफर प्रक्रिया मास मूवमेंट कराती है। दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक्स ड्रिफ्ट्स डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द ग्रेविटी। सीधी सी बात है कि जो मूवमेंट वो उसके अंदर हुआ, यानी कि वृत्त संचलन के अंदर सभी संचलन आते हैं, जो मूवमेंट है वो इसके अंतर्गत आएंगे। ड्राइव किस तरह से करेंगे वो, ठीक है, वो डाउन टू स्लोप, अगर भाई सीधी सी बात है डाउन टू स्लोप, ये इस तरह से वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द ग्रेविटी। और किसके कारण, पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल पर सीधे प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स एयर, वाटर एंड आइस डू नॉट कैरी ड्राइव विद them from place to place, but on the other hand the drift may carry with it air, water and ice। कि इसके प्रभाव की अगर हम बात करें, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वायु, जल और हिम ये अपने साथ स्थान से एक दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ जल, वायु, हिम को ले जाता है। कई बार ये चीज़ें कह रहा है कि जैसे ये तीन चीज़ें दिखा रखी, एयर, वाटर एंड आइस, ये ही मटेरियल को साथ नहीं लेके जाते, कई बार मटेरियल भी इनमें से कोई चीज़ों को साथ लेके चल जाता है, ट्रांसफर होता रहता है। भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा मटेरियल है, यानी कि यहाँ से एक रॉक्स पार्टिकल टूटा, स्लोप के कारण यहाँ से कटना स्टार्ट हो गया, इरोजन हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो ये भी अपने साथ मिट्टी भी लेके जा सकता है, वाटर या आइस पार्टिकल भी लेके जा सकता है, ये सारी चीज़ें, हवा भी, ये चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं। मास मूवमेंट आर एडेड बाय द ग्रेविटी एंड नो जो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड करंट्स पार्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। कि अगर हम वृत्त संचलन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, ठीक है, जो मास मूवमेंट है उसमें ग्रेविटी का योगदान होता है सब। और तभी कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे जल, प्रवाहित जल हो, रनिंग वाटर की बात करें, हिमालय ग्लेशियर की बात करें, एयर, वायु, लहरें, धाराएं, संचलन की प्रक्रिया सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते, अर्थात ये वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं होता। यदि पदार्थों की गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो सारा चीज़ मटेरियल कटने के बाद नहीं है। ये कह रहा है कि जो मास मूवमेंट प्रक्रिया है, ये मास मूवमेंट की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि ये इसके एजेंट जितने भी हैं, प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, ये सारे इसी प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, वृत्त संचलन के अंतर्गत आते हैं। जो भी ये चीज़ें, ये घटनाएं घटती हैं ना, जैसे जियोमॉर्फिक एजेंट की बात करें, भौगोलिक जो तत्वों की बात करें, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, विंड, वेव्स वगैरह, ये सारा इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू।